इस लिंग के समय इस विचार को 300 बड़े कमरे में 8 मंडप थे। पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय को जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुए उनके इस वर्णन के सच्चाई प्रकट होती। आर्थिक दृष्टि से नालंदा विश्वविद्यालय का आचार्य के विद्यार्थी निश्चय बना दिया गया कि यह भूमि और भगवानों को दान के आंतरिक नित्य प्रतीक के उपयोग के लिए 100 गांवों को या अक्षय की निधि के रूप में संबोधित की गई। इंग्लिश के समय में यह संख्या बढ़कर 200 गांवों तक पहुंच गई थी। उत्तर प्रदेश, बिहार और बांग्लादेश, इन तीनों राज्यों में नालंदा का निर्माण और अर्थव्यवस्था के में पर्याप्त भाग लिए। बंगाल के महाराजा धर्मपाल देव और देवपालदेव के समय के ताप पत्र और मूर्तियां नालंदा की खुदाई में प्राप्त हुई। विदेशी के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका सम्राट एक ताक पत्र नालंदा की खुदाई में मिला था। इसके ज्ञान होता था कि स्वर्ण द्वीप में सुबांतरा के शासक शैलोद्र सम्राट पुत्र देव ने मगध के सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि उनकी ओर से 5 गांव का दान नालंदा विश्व को दिया जाए। ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों से आकृष्ट होकर यह द्वीप के सम्राट बालदेव ने भगवान को बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा के एक बड़े विहार का निर्माण कराया। उन 5 9 गांवों को आय, प्रजनन, परिमरता आदि का पूजन, चतुर्थी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय आय को भिक्षु संघ के चितर भोजन, चिकित्सा, सन्यासन खर्च की जाती थी। यहाँ तो संयोग बचा हुआ एक उदाहरण है जो विदेशी से फैली हुई नालंदा की अमिष्ट छाप हमारे सामने रखा था, लेकिन नालंदा बिहारी आर्य भिक्षु धाम को समस्त एशिया भूखंड में थी। इसे संघ की बहुत सी मिट्टी में मुद्राएं नालंदा में प्राप्त हुई। नालंदा का शिक्षा क्रम बड़ी व्यवहारिक बुद्ध से तैयार किया गया था। उसे पढ़कर विद्यार्थी जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करते थे। मूल रूप से 5 विषयों को शिक्षा वहाँ अनिवार्य थी। शब्द विधा, व्यापारिक जिसे भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सके, हेतु विधा या तर्कशास्त्र जिसमें विद्यार्थी अपनी बुद्धि को कसौटी पर प्रत्येक बात को परख सके, चिकित्सा की विधा जिसे सीखकर छात्र स्वयं स्वच्छ रह सके और दूसरों को भी निरोग बना सके, तथा शिल्प विधा एक शिल्प की सीखना वहाँ अनिवार्य था जिसके द्वारा छात्रों को व्यापारिक और आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता आ सके। इस चारों को आंतरिक अपनी रुचि के अनुसार लोगों को धर्म को दर्शन का अध्ययन करते थे। आचार्य शिलभद्र योग शास्त्र के उस समय के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। उनके पहले धर्मपाल इस संघ में प्रसिद्ध कुलपति थे। शिलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभा मित्र, स्तरमती, गुणमती आदि अन्य आचार्य युगवान चांग के समकालीन थे। जिस समय के युवान चांग अपने देश के चीन की लौट गए, उस समय भी अपने भारतीय मित्रों के साथ उसका वैसा ही धर्मनिष्ठ संबंध बना रहा है। जब के लिए अनुरोध किया गया कि युवान के उत्तर प्रदेश में वचन कहें। यहाँ देश बुद्ध की जन्मभूमि है, इनका प्रति प्रेम न हो सका असंभव है, लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही था कि अपने भाइयों को हित के लिए मैं भगवान के धर्म मीमांसा की खोज करूंगा। मेरा यह आना बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ और अब मैं यहाँ वापस जाकर मेरी इच्छा है कि मैंने पढ़ा सुना है इसे दूसरों को हित बताऊंगा और अनुवाद करूंगा। मैं लाऊंगा जिससे फलस्वरूप अन्य मनुष्यों को भी आपका प्रति उसी प्रकार कृत हो सके जिस प्रकार मैं हूँ। इस तरह से शिलभद्र की बड़ी प्रशंसा हुई और उनके यहाँ उदार विचार तो बोधित सत्यों जैसे मेरी हृदय भी तुम्हारी
सदस्यों का समर्थन करता है। नालंदा के विद्वानों ने विदेशों में जाकर ज्ञान का प्रसार किया। पहले तो तिब्बत की प्रसिद्ध सम्राट त्सोंग क्षणगंबे 630 ईस्वी ने अपने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करके लिए अपने यहाँ विद्वान थोमिनस को नालंदा भेजा, जिसमें आचार्य देव विदेव सिंह के चरणों में बैठकर बुद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति आचार्य शांति सिक्त तिब्बत सम्राट के आमंत्रण पर एक देश में गए। नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमलशिला भी तिब्बत गए थे। नालंदा के विद्वान ने तिब्बत को भाषा सीखकर बौद्ध ग्रंथ और संस्कृत साहित्य को तिब्बत को अनुवाद किया। इस प्रकार उन्होंने तिब्बत देशों को एक साहित्य प्रदान किया और फिर सने सने वहां से निवासियों को बौद्ध धर्म को दीक्षित किया। नालंदा के आचार्य शाक्तिरक्षित ने ही सबसे पहले 749 ईस्वी में तिब्बत की बौद्ध विहार की स्थापना की थी। इन विद्वानों में आचार्य पद्महंस संभव 749 ईस्वी को दीपशंकर श्री ज्ञान आस्तिक 980 ईस्वी ने नाम उल्लेखनीय है। साहित्य और धर्म के अंतर्गत नालंदा कला भी एक प्रसिद्ध केंद्र था, जिसमें अपना प्रभाव नेपाल, तिब्बत, हिंद एशिया एवं मध्य एशिया की कला पड़ा डाला। नालंदा की कांस्य मूर्तियों अत्यंत सुंदर और प्रभावोत्पादक है। विद्वान का अनुमान है कि कुकिहार से प्राप्त हुई बौद्ध मूर्तियां नालंदा शैली के प्रभाविक है। प्रस्तुत नालंदा की स्वर्णिम उतनी ही सम्मानित साधना का फल था, जो शिल्प विद्या और शब्द विद्या एवं धर्म और दर्शन के साथ एक पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने से संभव हुई। हमारी अभिलाषा होना चाहिए कि भूतकाल के इस प्रबंध के शिक्षा ले और कला, शिल्प, साहित्य, धर्म, दर्शन और ज्ञान का एक बड़ा केंद्र नालंदा में पुनः स्थापित करें। चलिए, यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चलिए हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बेस्ट, गुड नाइट। हम अगले कल मिलते हैं। ओके, बाय।